ये व्यंजन के बारे हम पढ़ते हैं, इसमें 2-4 लाइनें पहले लिख लो, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसको समझाऊंगी। तो जहां आपका व्यंजन लिखा है इसके नीचे सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और आपने जो परिभाषा लिखी कहते हैं के बाद पूर्ण विराम लगाइए, और पूर्ण विराम लगाने के बाद इस परिभाषा को उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए। याद रखिए, जब भी हम कोई परिभाषा लिखते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह में ही बंद करते हैं। विराम चिन्ह आपको सीखना है, परीक्षा में आता है और इस बार भी आया है विराम चिन्ह से प्रश्न, तो याद रखना है सारे चिन्हों को। इसी में आगे लिखिए, अगली लाइन से आपको लिखना है, पॉइंट बना लीजिएगा इस तरह से, या 1 2 3 लिख सकते हैं। लिखिए इसमें, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए इसी लाइन में, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल, सामने देख कर लिखिए, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट में से, सामने देखकर लिख लीजिए, हल लगा होता है। कॉमा लगाइए लगा होता है के बाद, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये पंक्ति समझ में आई आपको? वही बताते। देखो, जब आप व्यंजन लिखते हो, आपको पता है ये व्यंजन है, आपने कहा ये व्यंजन वर्ण है या व्यंजन अक्षर है? अक्षर है, ठीक है। पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, ठीक है। तो जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है, उससे बनने वाला बनकर जो आता है उसे हम अक्षर कहते हैं, क्योंकि जो उच्चारित हो जाए। अक्षर क्या है? जिसका उच्चारण संभव है, और इसका उच्चारण तभी संभव है जब इसके साथ किसी ना किसी स्वर का मेल होगा। इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। अब इसके नीचे जो हमने ये लगाया है, इसी को कहते हैं हल, और ये हल लगे हुए वर्ण को हम क्या कहते हैं? हलंत, ठीक है। हल लगा हुआ जो वर्ण हमारे सामने होता है उसको हम हलंत कहते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, जो हल लगाया है हमने। आप बताइए, क्या आपको क्या समझ में आता है? ये हल लगाने का मतलब क्या है? आधा कै, या तो इसे आधा कै कहें, या सही ये है कि जो हमें ये बताता है कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। और अब फिर इसको हम आधा क्यों कह देते हैं? देखो, इसका भी लॉजिक समझो। आधा इसलिए कह देते हैं जब इसका उच्चारण ही नहीं हो रहा, तो कैसा है ये? अधूरा है। अधूरा है मतलब आधा है। तो जैसे ही इसके साथ स्वर आ जाता है तो ये पूरा हो जाता है, मतलब उच्चारण इसका हो जाता है। तो इसलिए हम उन वर्णों को आधा भी बोल देते हैं जिसके नीचे हल लगा होता है। चलिए अगला पॉइंट बनाइए इसमें, अगला पॉइंट इसी में नीचे ध्यान रखिएगा। 4-5 लाइन आपको लिखनी है, तो जो स्पेस है उसको ध्यान रख के ही लिखना। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए, हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, और फिर ब्रैकेट में लिखिए 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन,
आगे लिखते रहो। 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, होती है। यहां पे देखो हमने क्या लिखा, व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है वो अलग अलग संख्या दी है कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो अभी तक हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते थे वो केवल इसकी संख्या से आते थे, एक कि टोटल व्यंजन की संख्या कितनी है। लेकिन आजकल क्या है कि वो व्यंजन के नाम देके पूछता है कि 25 मतलब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। और शायद इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसमें अगला पॉइंट लिखिए इसी के नीचे, नेक्स्ट पॉइंट, कि परंपरागत रूप से परंपरा का मतलब होता है कि जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, यानी सदियों से चला आने का मतलब जैसे पहले हमारी वैदिक संस्कृत थी, फिर संस्कृत थी, फिर अगर प्राकृत, अभट, अपभ्रंश और फिर उसके बाद हिंदी, यहाँ तक मतलब जितनी भी भाषाएं हमारी बनती हुई आई हैं संस्कृत से, सबके बारे में। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखिएगा क से ह तक मानी गई है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। ब्रैकेट में आपको लिखना है क से लेकर ह तक। और क से लेकर ह तक ये ऐसे वर्ण हैं जो हर भाषा में शामिल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जैसे हमारी और अलग अलग भाषाएं बदलती रही हैं, किसी भाषा में कम, किसी में ज़्यादा, या नए वर्ण शामिल होते चलते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आता जाता है। तो आपकी परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, परंपरागत रूप से कितनी संख्या है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों के अंदर अलग अलग होता है, कोई कहते हैं व्यंजनों की संख्या 33 ही है, इस तरह से बोल देते हैं। तो फिर अगर हम ये कहें कि अगर हिंदी में व्यंजनों की संख्या केवल 33 है, तो बाकी जो और वर्ण हैं वो कहाँ से आए हैं, तो उनका भी व्याख्या देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जैसे किताबों ने तो कह दिया, वो किताब हो जाती हैं चुप, साइलेंट। आप उनसे कितना भी दिमाग मारो, आप पूछो, कोई बताएगी? नहीं बताएगी। टीचर से आप पूछेंगे तो कुछ टीचर कहते हैं अरे ये अपवाद है, लिख लेना चुपचाप, ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है आपको हिंदी समझनी है, अपवाद वगैरह कुछ नहीं होते हिंदी में। तो आपको ये सही आंकड़ा यहाँ पे रखना है कि कितनी, अगर हम जब कुल संख्या की बात करते हैं कि व्यंजनों में, हिंदी के व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39। अब उसमें हमने लिख लिया अलग अलग क्या है, और फिर आता है कि परंपरागत के आधार पर कितनी संख्या होगी, तो वो 33 होगी। उसके बाद देखो अगला, अगला पॉइंट बनाओ नेक्स्ट इसके नीचे, सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में, सामान्यतः या प्राय कुछ भी लिख सकते हैं, प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है, अस्वर, और इसको उद्धरण चिन्ह में बंद करना है, ठीक है। इसको निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, सॉरी, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। और ये इकहरा है, इससे पहले हमने दोहरा का प्रयोग किया, ठीक। चलो, तो अस्वर शामिल मिला होता है, आगे लिखिए पूर्ण विराम लगा के, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। भिन्न भिन्न
स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, कलम बाद में चलाना। जैसे पहला वर्ण लिखा हमने क, अगर ये सामने दिया है इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सा वर्ण शामिल है, क और अ, यानी इसमें स्वर कौन सा आया है, अ। इसके साथ कौन सा स्वर शामिल है, आ। इसके साथ कौन सा स्वर, इसके साथ कौन सा स्वर, इसके साथ, 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 तो 11 स्वर हमारे आ गए। इसके साथ हमारे 2 स्वर और होते हैं जिनको हमने अयोगवाह के नाम से भी जाना है, और अभी हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हमने कोई चर्चा नहीं करी है। जब हमारा अयोगवाह आएगा हम उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्वर में भी कहा था कि इसको हम अयोगवाह में पढ़ेंगे अलग से। अभी हम मान लेते हैं अलग उनकी, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर हमारे संस्कृत शब्द होते हैं तो अंक की मात्रा इस तरह से, हिंदी शब्दों के साथ चंद्र बिंदु के साथ, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर हम विसर्ग की बात करते हैं तो वो इस तरह से, ठीक, ये अलग है, इनको बॉक्स में डाल लो, समझना है कैसे काम करेंगे इनको, इनको भी समझेंगे। तो इस तरह से आपकी ये मात्राएं होती है। हालांकि अगर आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा, इसको कुछ लोग ना 12 खड़ी कहते हैं, ऐसे है ना, बोलते हैं 12 खड़ी है, इस तरह से ये दिया है, ये सारी चीज़ें। तो आप जो भी जैसे बोलते हैं, कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं करते, आपको किताबों में या लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कुछ लोग 12 खड़ी में आपको इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप इसको यहाँ सीख क्यों रहे हैं। आप इसको इसलिए सीख रहे हैं ना कि ताकि आपको ये पता चले कि कैसे व्यंजनों के साथ हम स्वरों को लिखेंगे, ये सीख रहे हैं। तो अब ध्यान होना चाहिए, अगर आप ये नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इन मात्राओं का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, तो इसे लिखिए, और कोई कुछ भी कहे, किसको, ये अयोगवाह कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे सब कुछ मिलेगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि आगे हम पढ़ेंगे तो उस पॉइंट को मत वहाँ पे नोट किया करो, क्योंकि उसका विस्तार से मैं खुद ही लिखवाऊंगी। और जिस पॉइंट को लगा होता है कि नहीं लिखवाना है तो मैं बोल ही देती हूँ कि नोट डाउन कर लो। ठीक, चलो, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा, व्यंजन हमारे ये हैं। अब इसके साथ ही जैसे ही आप आगे आएंगे तो नीचे आपको ये व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये लिखे हुए। अब इसमें आप लोगों को एक चार्ट बनाना है, ये इनको पूरा करना है। ठीक है, मैं इसी पे लिखती हूँ या फिर इसे अलग से बना दूँ। ठीक है, इस पे लिखने की कोशिश करती हूँ, दिख ही रहा है आपको। अभी यहाँ तक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क से लेकर और म तक, ये जो है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से लिख लो मेरे साथ साथ, इसको हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन के नाम से, क से लेकर म तक। इस स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है, तो स्पर्श व्यंजन ही कहलाता है। और एक बार ये देखिए, अगर आपको इसे नोट करना चाहते हैं वर्गीय व्यंजन के नाम से, तो ये देख लीजिए कि आगे नीचे आपका स्पर्श व्यंजन लिखा हुआ है, उसमें लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। लिखा है ना, तो फिर मत नोट करिए, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद ये य र ल व, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको लिख लिए। ये जो तीनों श और ह, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ सामने तो आप लिख लीजिए छ, त्र, श्र और ग जो हैं ये 4, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके आगे अगर किसी को लिखने में समस्या है तो इसके बाद आपका पेज नंबर आगे लास्ट में ना चार्ट दिया हुआ है, वर्णमाला का पूरा बना हुआ है, वहां से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ऐसे भी लिख लीजिए। य वाला व के सामने लिखना क्या है आपको? अंतस्थ व्यंजन। तीनों श और ह के सामने लिखना है ऊष्म व्यंजन। और छ, त्र, श्र और ग इसके सामने लिखना है संयुक्त व्यंजन। और नीचे शायद दिया होगा जो दो वर्ण आपके हैं उनके सामने द्विगुण व्यंजन लिख लीजिए, या बाद में लिख लेना, अभी छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन सबको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो नीचे के हैं इनको एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। अब पहले जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में, ये वर्गीय व्यंजन क्यों आया और किस तरह से। तो जब हम बात करते हैं इसकी क, ख, ग, घ, ण, इस वर्ण की बात करते हैं, ये 5 वर्ण हैं, तो ये एक अपने आप में वर्ग कहलाता है और हम इसको नाम देते हैं क वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? क वर्ग। ये क्या कहलाएगा? च वर्ग। ये क्या कहलाएगा? ट वर्ग। इसे क्या कहेंगे? त वर्ग। और इसे क्या कहेंगे? प वर्ग। देखो रहस्य को समझ लेना, वर्णमाला में आप चाहे संधि करें और चाहे आप प्रत्यय करें, वर्तनी शुद्धिकरण आपको करें। मैंने पहली क्लास में आपको डेमो वाली क्लास में बताया था कि वर्तनी भी आपकी किस पर निर्भर करती है, जो आप यहाँ टॉपिक पढ़ते हैं उसी पर निर्भर करती है, उसी से शुद्ध होती है। इन सब का आधार आपकी ये वर्णमाला ही है। अगर आपने इन वर्णों के ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे इनका कौन सा किस वर्ग में आता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब हम व्यंजन संधि पढ़ने जाते हैं और उसका नियम जो हमें समझना होता है, उसके लिए स्पर्श व्यंजन को समझना बेहद जरूरी होता है। तो ये हमने जान लिया, ये कौन सा वर्ग है? बोलो। ये ठीक है। तो वर्ग की जब बात होगी तो हम इस तरह से चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो हर वर्ग में, अब देखो आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है, मैंने आपको ये बता दिया। आपकी परीक्षा ने प्रश्न किया कि क वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? मैंने तो आपको संख्या बताई नहीं, फिर आपने कैसे निकाल लिया? पढ़ा है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने आपको इसकी संख्या नहीं बताई, ये वाला प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप पता कर लेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो, अब वो ऐसे अगला प्रश्न जो उसने किया है, जो परीक्षा में आया है, कि प्रत्येक वर्ग के अंदर वर्णों की संख्या बताइए, तो कितनी होती है? 5 होती ना। प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजन के अंदर प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आप नहीं बता सकते, जब आपने एक बार समझ लिया तो पता चल जाएगा। अब ये जो वर्ण यहाँ पर दिए हैं क, च, ट, त, प, ये वर्ण हमारे कहलाते हैं प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण, ये ध्यान रखिएगा, ये था वर्ग और ये है वर्ण। तो दोनों जब भी प्रश्न करता है वो उसी समय पूछता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये ख, छ, ठ, थ, फ, ये हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय वर्ण। ठीक है। ये कहलाएगा तृतीय। ठीक है, ये ई है। ये कहलाएगा चतुर्थ वर्ण। सबके आगे वर्ण लिख लेना। ठीक है। ये कहलाएगा पंचम वर्ण। इस पंचम वर्ण को हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक या नासिक भी कहते हैं। नासिक वर्ण अलग अलग नाम है, 3 नाम आ जाते हैं इसके। ठीक है। इसको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है? पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है? 5वां अक्षर। ठीक है। पंचम प्लस अक्षर से मिलकर बना है।
तो अब इन शब्दों के बारे में जब ऐसे आप तोड़ के इन्हें समझते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अब आपकी परीक्षा में इतनी ही जो मैंने अभी तक बताया, इतने से कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से पंचमाक्षर कौन सा है, आपको ABCD में लिख के दे देगा। तो आपको क्या खोजना होगा कि जब वो पंचमाक्षर पूछ रहा है तो इन पांचों में से कोई वर्ण आपको खोजना होगा। किसी एक ऑप्शन में पांचों में से कोई एक वर्ण होगा या 2-3 साथ में जोड़ा बना के दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे अगर पूछे कि निम्न में से तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पहला वर्ण या दूसरा वर्ण कौन सा है, आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे वर्ग के बारे में पूछे कि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है या च वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, अब इस तरह से बन जाएगा तो आराम से आप पहचान कर लेंगे। यही आपके प्रश्न होते हैं। और ध्यान रखिए, कभी प्रश्नों का आधार बना के पढ़ने से हमें कभी सफलता नहीं मिलती। हम जब थ्योरी को पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं, हम लाखों प्रश्न बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ से पंचमाक्षर से ही अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अनुनासिक वर्ण का अन्य दूसरा नाम कौन सा है। नासिक या पंचमाक्षर कह सकता है वो, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि अनुनासिक का मतलब क्या होता है। तो अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों के माध्यम से होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान आपको पता चला, कल भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। अब अगर इनका क्रम परीक्षा में पूछे कि इनका क्रम कौन सा होता है उच्चारण स्थान का, तो कौन सा होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमारे मुख में नहीं होता है ये क्रम, आपको पता है हमारे मुख का क्रम अलग अलग है। तो आप देखो, इसका उच्चारण आप आराम से कर सकते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे कंठ से, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ से होगा। और देखो उच्चारण आपको क्या करना है, उच्चारण करना है ये। आप करते हो ना इसका प्रयोग, उच्चारण इसका ये करना है, लेकिन किससे करना है, कंठ से। और ध्यान रखिएगा, इन पांचों के लिए उच्चारण आपको यही करना है, लेकिन उच्चारण स्थान बदल जाएगा। दिमाग कह रहा होगा मैम सरासर गलत, सरासर गलत। आप ये बताइए, आप ये कह रही हैं इसका उच्चारण करेंगे, ये न म तो कहीं रहे नहीं, आ रहा है दिमाग में। तो देखो प्रूफ करते हैं कैसे। जब आप इसका उच्चारण करते हैं, मैं इसको इस चार्ट को यहाँ से मिटाती हूँ, आप लोगों ने लिख लिया है। अब आपको बताती हूँ एक पॉइंट और आप लोगों की आता है परीक्षा में, जो आप लोग पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में आता है कि वंदना सही है या वंदना सही है, परीक्षा में आया हुआ है। कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। ये तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत में प्रयोग होने वाला, और ये तद्भव है। ये न किस में बदल गया, बिंदी में बदल गया। तो बिंदी में क्यों बदल गया जी, जब ये न है और आप ये नहीं उच्चारण कर सकते, तो ये बिंदी में कैसे बदल गया। शब्द है संबंध, ये सही है या ये सही है, दोनों सही है। और वर्तमान में अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, तो आपको ये सही लगाना होगा, ये सही लगाना होगा। याद रखिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में अगर आ जाए तो इसको क्यों ऐसा क्यों कहा है, तो इसे हिंदी का मानक रूप कहा गया है। जब हमने संस्कृत से हिंदी भाषा को बनाया, उसका व्याकरण बनाया, तो हमने ये कहा कि हम इनको आधा लिखने की बजाय हम इसको अंग लिख सकते हैं, बिंदी लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, ये म है, ये न है, ये भी बिंदी में, ये भी बिंदी में। तो आपको क्यों इतना गलत लगा जब मैंने आपको कहा कि इसका उच्चारण करना है। अब देखो, समझो ध्यान से बात को, उच्चारण हमारा चेंज कैसे होता है। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रही हूँ। जैसे शब्द है आपका, ये आता तो पंचमाक्षर में है, शब्द है आपका गंगा। इसको आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे अपनी किताबों में, संस्कृत में तो बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। जैसे शब्द है आपका चंचल, आप इसको इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे अगर संस्कृत में देखेंगे तो। शब्द है आपका कंठ, आज भी लिखते हैं आप,
इस तरह से, शब्द है आपका संबंध, और आज भी लिखते हैं आप संबंध। आप ये बताइए, आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आधा म है, कौन सा आधा न है? मान लो अगर पहली बार आप किसी ऐसे शब्द को देख रहे हैं जो ऐसे लिख रहा है और आप उसको ऐसे लिखना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा कि आधा म आधा न कौन सा है? संबंधम ये लिख सकते हैं आप, उल्टा उच्चारण कर सकते हैं? नहीं ना। तो कभी सोचा है क्या कारण है? सोचा नहीं है मैम, बस रट लिया, जैसे बना दिया। अब आप बता दो, आपको पता है तो, है ना? तो देखो, ध्यान दो, कुछ नहीं है, बस आपकी हिंदी इस तरह से है जो मैंने आपको अभी कहा कि पांचों अक्षरों का उच्चारण आपको ये लेना है, लेकिन उच्चारण स्थान वो होना चाहिए जो उसके वर्ग का है। और जैसे ही आप इसका उच्चारण स्थान चेंज करते हैं, इसका उच्चारण जो साउंड निकल के बाहर आता है तुरंत परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे आप उच्चारण करके देखिए, क ख ग घ ण। अब आप ण बोल रहे हैं तो यह ण अंदर कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। मेरे साथ बोलो, ठीक है? च छ ज झ ञ। अब ये देखो, ध्यान रखना है, मैं क्यों वर्ग की सहायता ले रही हूँ, पूरे वर्ग की। आपको हर वर्ण के बाद पता चलेगा जीभ का वाइब्रेशन कहाँ है, उच्चारण कहाँ से। च छ ज झ ञ, और यहाँ पर आपको उसी अंग को बोलना है, लेकिन ये क्या उच्चारण दे रहा है? अय का उच्चारण दे रहा है ना? तो अपने आप बदल रहा है, आपको जो बाहर आप उच्चारित कर रहे हैं वो अपने आप बाहर निकल के आ रहा है। इसके बाद ट ठ ड ढ ण। अब यहाँ पे आपने उसी का उच्चारण किया है, अपने आप ण का उच्चारण दे दिया उस अंग ने। और जैसे ही आप दंते पे आते हैं, त थ द ध, आया ही कह रहे हैं लेकिन ये न का साउंड दे रहा है क्योंकि हम इसे दंत से उच्चारण कर रहे हैं। प फ ब भ म। अब हम अंग ही बोल रहे थे लेकिन होठ मिलने की वजह से क्या उच्चारण दिया? मां दिया। तो आपको समझ में आई बात? इसीलिए हमारे विद्वानों ने, और अनुनासिक इसलिए ही इसको कहा गया है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम बात तो मान ली हमने आपकी कि ये हमारे पंचमाक्षर, अगर इसका उच्चारण इस तरह से होता है तो इस अनुस्वार में और पंचमाक्षर में अंतर क्या है, ये आ जाता है कई बार। तो इनमें अंतर क्या होता है कि इसका उच्चारण जो है वो केवल नाक से होता है, कंठ से निकलकर केवल नाक में जाता है इसका उच्चारण। जैसे शब्द हम लिखते हैं संयम, तो संयम एकदम से कंठ से निकल के नाक में जाता है। लेकिन जो हमारे ये पंचमाक्षर हैं, इनका उच्चारण ये है अनुनासिक, मतलब मुख से नाक में। उच्चारण कंठ से आता है मुख में और मुख से वापस नाक में भेजा जाता है। तो ध्यान रखिए, जब आपको जुकाम हो रहा होता है ना, तो ये पंचमाक्षर तो आप एक बार को उच्चारित कर पाते हैं क्योंकि आधा हिस्सा इनका मुख में रहता है। लेकिन आप संयम जैसे ही उच्चारण करेंगे ना, तो संयम कहते ही, सही बोलते ही आपकी जो है ना आवाज रुद्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नाक बंद है, तो आवाज तो, हवा तो निकली नहीं बाहर, तो वहीं रुक जाता है। और अगर कभी आपको लगे कि पता नहीं, तो जब भी जुकाम हो ना, तो संयम, संस्कार ये बोल के देखना, ठीक? तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। प्रैक्टिकल करना बहुत मज़ेदार आपकी लैंग्वेज है, ये भाषा है हिंदी भाषा, कि आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? एक डाउट रह गया कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये बिंदी म है और ये बिंदी न है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे वर्तनी में, जब पंचमाक्षर आएगा और हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न किस प्रकार से आता है? आपसे प्रश्न किया जाता है परीक्षा में कि चंचल शब्द में बना अनुस्वार कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, और आपको आंसर में ये देना होता है। सबसे पहले ऑप्शन में ये लिखा होता है, और जो नहीं पढ़े हुए होते, नहीं समझते हैं इस चीज़ को, पहला आंसर लगा जाते हैं, और एक ऑप्शन में ये होता है, तो यही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं और इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे आज से
तीसरी चौथी क्लास में, जो हमारी वर्तनी शुरू होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने अभी के लिए समझा दिया, आपको उच्चारण समझ में आया। अब ये बात आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि इन पंचमाक्षर का उच्चारण एक ही होता है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण इनसे उत्पन्न जो ध्वनि है वो हमें कैसी सुनाई देती है, अलग अलग सुनाई देती है। तो आप जब भी कभी उच्चारण आप करेंगे तो इनके वर्ग की जो और वर्ण है उनकी सहायता से आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो